Assalamu alaikum aspirants. My name is Muhammad Bilal Kamar and I'm from 50th CTB. I teach international relations at World Times and today we will be going over the international relations paper for CSS 2023. We'll be discussing both IR 1 and IR 2. जो मेन टॉपिक होगा, जो मेन एजेंडा होगा, वो सिर्फ पेपर्स की डिस्कशन नहीं होगा, वो ये होगा कि हम एक तरह से पैटर्न को देखें जो आईआर कि एग्जामिनर के माइंडसेट होते हैं 2018 से ऑनवर्ड्स, वो क्या एक माइंडसेट है जिसके थ्रू पेपर सेट किया जाता है। क्योंकि उससे पहले अगर हम देखें जो कन्वेंशनल माइंडसेट था वो हमारे पास चेंज हो रहा है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में से हमने जो रेलिवेंट क्वेश्चन हैं उनकी सिलेक्शन कैसे करनी है और कैसे हमने डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन आईआर एंड करंट अफेयर्स। क्योंकि जो मोस्टली स्टूडेंट्स को जो इश्यूज आते हैं वो यही आते हैं कि आईआर के जो मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं वो करंट अफेयर्स के डोमेन में से होते हैं। तो स्टूडेंट्स यही कंफ्यूज होते हैं कि हमने आईआर को करंट अफेयर्स से कैसे डिफ्रेंशिएट करना है और जो करंट अफेयर का नॉलेज है उसको कैसे यूटिलाइज करना है कि वो आईआर के डोमेन में आ जाए और करंट अफेयर का पेपर ना लगे। तो अगर हम एक ब्रीफ सा एनालिसिस करें 2018 से ऑनवर्ड्स पेपर्स का, तो उसमें हमें एक पैटर्न क्लियर नज़र आता है कि जो आईआर 1 और आईआर 2 के दरमियान जो एक हमें पहले डिस्टिंक्ट एक क्लियर लाइन नज़र आती थी वो एक ब्लर हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर पास्ट पेपर्स में देखें तो आईआर 1 में जो पहले क्वेश्चन होते थे वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और डिस्कोर्स ओरिएंटेड होते थे। जो आईआर का एक सिलेबस था उसी में से डिफाइन हो रहते थे। इंट्रोडक्शन टू आईआर में से आ रहे थे, थ्योरीज में से आते थे, स्ट्रेटजी अप्रोचेज टू आईआर, आईपीई और बहुत मेन स्ट्रीम और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो बुक में से उठा के आ रहे थे। अब हम देखते हैं कि आईआर 1 में ख़ासतौर पर आईआर 1 में भी हमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलते हैं। आईआर 1 में भी हमारे पास केस स्टडीज़ डिस्कस होती हैं। आईआर 1 में भी हमारे पास करंट इवेंट्स डिस्कस होती हैं, कोई ऐसा इशू, कोई ऐसा हैपनिंग डिस्कस होती है जो रिसेंट पास्ट में हुई हो और उसको रिलेट कर देते हैं किसी एक डोमेन के साथ आईआर की। जो 7 to 8 मेजर डोमेन्स हैं जिन्हें आप चैप्टर्स कह सकते हैं, थीम्स कह सकते हैं आईआर की, जिनमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू आईआर है, देन थ्योरीज आती है हमारे पास, देन स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू आईआर है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल कम्युनिटी है, ग्लोबलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशंस, अप्रोचेस टू पीस, वो सारी हमारे पास डोमेन्स हैं, थीम्स हैं जो आईआर 1 से रिलेट करती हैं। तो सॉरी, एग्जामिनर का जो माइंड सेट है वो यही है कि रिसेंट पास्ट में कोई जो इवेंट हुआ हो उसको किसी एक थीम से रिलेट कर दे और उसके बारे में अपना एनालिसिस आपसे एनालिसिस पूछता है। अच्छा, आईआर के बारे में एक और चीज़ जो अभी से सीधी आपको समझने की ज़रूरत है वो ये है कि आईआर में कोई भी चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं है, देयर इज़ नो ऑब्जेक्टिव रियलिटी। बल्कि हम जब कंस्ट्रक्टिविज्म को पढ़ेंगे तो उसमें भी वो यही बात करते हैं। पॉजिटिविज्म में ये क्रिटिकल थ्योरीज हमारे पास जितनी भी हैं वो यही बात करती हैं कि देयर इज़ नो ऑब्जेक्टिव रियलिटी। आपका आंसर राइट और रॉन्ग नहीं होता, आपका एनालिसिस होता है। तो आप कितना अच्छा उसको एनालाइज करते हैं, देयर इज़ नो रॉन्ग आंसर। अब चाइना का राइज है, क्या वो काउंटर कर रहा है अमेरिका को या नहीं कर रहा, आप उसे थ्रेट परसीव करते हैं या नहीं करते। देयर आर स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स इन बोथ केसेस। आप किसी भी एक केस को ले सकते हैं, आप उसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं, आप उसको जस्टिफाई नहीं भी कर सकते। तो आपने ब्लैक एंड वाइट में नहीं रह के नहीं करना, आपने दोनों एनालिसिस, दोनों अप्रोचेस जब प्रिपेयर करेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना आसान हो जाएगा। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और साथ साथ जो हमारे पास एग्जाम्पल्स आ रही होगी, रेलिवेंट मटेरियल आ रहा होगा, वो मैं साथ साथ आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो थ्योरीज में से है, कंस्ट्रक्टिविज्म इन इंटरनेशनल रिलेशन। आईआर में जो है जो पॉजिटिविज्म थ्योरीज है उससे रिलेट करते हैं और उसमें बाद में वो पूछते हैं कि आपने इसका कंपैरिजन करना है कंस्ट्रक्टिविज्म का रियलिज्म के साथ। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जो प्योरली आईआर के डोमेन में से है और हमें इसे अगर अटेम्प्ट करना हो तो अटेम्प्ट करने में आसानी होगी। देन जो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेस्ट पॉलिसी ऑप्शंस टू डील विद एसिमेट्रिक वारफेयर। ये हमारे पास जो स्ट्रेटेजी अप्रोचेस टू आईआर हैं उसमें हमारे पास आ जाते हैं, जिसमें वार है, वार की डिस्कशन हम करते हैं और उसके बाद जो हाइब्रिड वारफेयर है वो और वार के डिफरेंट टाइप्स पढ़ते हैं, उनमें से हम एसिमेट्रिकल वारफेयर भी पढ़ते हैं। तो देन अगेन ये एक अच्छा क्वेश्चन है अटेम्प्ट करने के लिए। रोल ऑफ आईएमएफ इन डेवलपिंग कंट्रीज़। अब ये अगर आपने इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी का टॉपिक या जो डोमेन है वो अगर आपने तैयार की हुई है और अगर आपने एक दफ़ा भी पास्ट पेपर से गो थ्रू किया होगा तो आपने ये देखा होगा कि एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स इन द लास्ट 10 to 12 ईयर्स ये आईएमएफ का क्वेश्चन लाजमी पूछा गया। तो 5 से 6 दफ़ा ये लाजमी पूछा गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो आईपीई की थ्योरीज है, मर्केंटिलिज्म, न्यू मर्केंटिलिज्म, डिपेंडेंस, कम्प्लेक्स डिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस, वो सारी लगा के हम बहुत अच्छे तरीके से इसको अटेम्प्ट कर सकते थे, इसके एक एनालिसिस कर सकते थे और इसके हमने पॉजिटिव्स बताने थे और नेगेटिव्स बताने थे। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था अटेम्प्ट करने के लिए। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ आईएईए। ये क्वेश्चन जो था बेसिकली ये न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन से रिलेटेड था। अगर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन की अगर डोमेन देखें, प्रीवियसली पास्ट
तो जो एक ट्रेंड चेंज होता है वो न्यूक्लियर के इशू को एग्जामिनर टच ज़रूर करते हैं, लेकिन उसके एस्पेक्ट्स डिफरेंट होते हैं। समटाइम्स वो साउथ एशिया में न्यूक्लियर पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं, समटाइम वो न्यू स्टार्ट जो डील है बिटवीन रशिया एंड यूएसए उसकी बात कर लेता है, समटाइम वो न्यूक्लियर बिल्डअप की बात कर लेता है बिटवीन यूएस रशिया एंड चाइना। एंड देन अगेन इस सिनेरियो में हमारे पास वो क्या है, आईएईए की बात करें। तो अगर तो आपको आईएईए की सिग्निफिकेंस और जिस तरह वो डेवलप हुई थी और क्या रोल है, किन किन इश्यूज़ को टैकल करते हैं इन्रिचमेंट को, और जैसे अगर उसका आपको आइडिया नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं था करना चाहिए। अगर आप उसके रोल के बारे में क्लियर है तो देन अगेन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन के बारे में आप जा सकते हैं। इसी तरह पास्ट पेपर में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन से रिलेटेड एक एनपीटी से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से। तो न्यूक्लियर पॉलिटिक्स को लेके एग्जामिनर लाजमी कोई ना कोई चीज़ डिस्कस करते हैं, तो इस दफ़ा आईएईए आ गया। डू यू थिंक ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर इज पासिंग, अच्छा ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर की बात हो रही है जिसको हम आईआर के डोमेन में हम कहते हैं वर्ल्ड ऑर्डर। तो वर्ल्ड ऑर्डर ट्रांजिशन से हो रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इजी रूट अटेम्प्ट था, तो ये लाजमी अटेम्प्ट करना चाहिए था। डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी की अगर हम बात करें तो ये उनके लिए आसान क्वेश्चन था जिनका इंटरनेशनल लॉ था, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ में एक पूरी डोमेन है सॉवरेनिटी की, स्टेट सॉवरेनिटी क्या होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो डिफाइन करती हैं, और क्या राइट्स और ड्यूटीज़ होती हैं। व्हाट आर मेजर आर्गूमेंट्स और नॉन इंटरफेरेंस इंटरनेशनल लॉ। ये यूएन का स्टेट्यूट है हमारे पास, यूएन का जो चार्टर है उससे भी हम ड्राइव करते हैं। आर्टिकल 2 का सब पैराग्राफ 4 है, देन आर्टिकल 51 है, देन देर आर सम अदर आर्टिकल जो डिस्कस करते हैं कि नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनेशनल लॉ, जो सॉवरेनिटी के कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। देन अगेन अगर आपका आई लॉ था तो आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, अगर आई लॉ नहीं था तो इससे रिफ्रेन करना चाहिए क्योंकि ये प्योरली लॉ के डोमेन में से था। डस चाइना राइज चैलेंज द ग्लोबल पॉलिटिकल सिस्टम, ये सिंपली क्वेश्चन है बैलेंस ऑफ पावर का, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था बैलेंस ऑफ पावर का। बैलेंस ऑफ पावर को कैसे चैलेंज करते हैं, इंप्लीकेशंस क्या होंगी, क्या डिस्टर्ब होगा, ये बैलेंस ऑफ पावर स्ट्रॉन्ग होगा, हेजेमोनिक थ्योरी आ जाती है, हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी आ जाती है, बैलेंस ऑफ पावर की थ्योरी आ जाती है, तो इसमें हम कर सकते थे। तो ओवरऑल एक अच्छा पेपर था, आईआर के डोमेन में सेटअप हुआ है। तो अगर मुझे चॉइस हो कि मैंने इसमें से जो 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो डेफिनेटली इसको मैं सबसे पहले तो कंस्ट्रक्टिविज्म हो जाएगा, देन अगेन एसिमेट्रिक वारफेयर, वार में से आ रहा है, आईएमएफ का रोल है क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में से है, और ग्लोबल स्ट्रक्चर या वर्ल्ड ऑर्डर जो कि एक फेवरेट टॉपिक है, तो इसको हम कर सकते हैं। ये चारों टॉपिक्स ऐसे हैं जो प्योरली आईआर के डोमेन से रिलेट करते हैं, लिखने का मटेरियल ज़्यादा है, एनालिसिस करने का मटेरियल ज़्यादा है, और थ्योरीज की इम्प्लीमेंटेशन इन पे ज़्यादा हो जाती है अच्छे तरीके से। तो हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं इन चारों क्वेश्चन को, इनमें मेन थीम्स क्या थी और कैसे हम इनको अटेम्प्ट कर सकते थे। डिस्कस द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, सबसे पहले तो हमें उसके कंस्ट्रक्टिविज्म के मेन प्रिंसिपल्स बताने हैं आईआर में डेफिनेटली, और दूसरा जो पार्ट है गिव ए कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म एंड रियलिज्म विद एग्जांपल्स। तो दूसरे पार्ट में, पहले पार्ट में हमने उसको प्रिंसिपल्स बताने हैं कंस्ट्रक्टिविज्म के, दूसरे पार्ट में हमने उसको बताना है कि इसका रियलिज्म के साथ क्या कंपैरिजन है, किन पे एग्री करते हैं, किन पे डिसएग्री करते हैं, और उसमें आप एग्जांपल्स भी कोट कर सकते हैं। जो कंस्ट्रक्टिविज्म की अगर हम बात करें, कंस्ट्रक्टिविज्म के प्रिंसिपल्स और डिस्कस करें, तो कंस्ट्रक्टिविज्म क्योंकि हमारे पास जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट थ्योरीज हैं जो हमारे पास, हम कहते हैं यूजली 1990s में फॉल ऑफ सोवियत यूनियन के बाद इमर्ज होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उनके बारे में डिस्कस करती है, और उनके जो मेन एस्पेक्ट यही है कि आईआर को ऑब्जेक्टिव नेचर से देखने की बजाय सब्जेक्टिव नेचर से देखें। आईआर में कोई भी ऑब्जेक्टिव एक्सटर्नल रियलिटी नहीं होती, हर चीज़ सब्जेक्टिव है, ह्यूमन इम्पिटस है, ह्यूमन इनपुट है, वैल्यू एडिड सोशल साइंस है। तो इसी के भी जो कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी है उसी के भी यही प्रिंसिपल्स हैं, इज बेस्ड on the belief that there is no objective social or political reality independent of our understanding of it. For example, अगर हम रियलिस्ट थ्योरीज की बात, रियलिस्ट जो थ्योरिस्ट है हमारे पास, चाहे वो थ्यूसिडिड्स से हम शुरू कर लें और हमारे पास थॉमस हॉब्स तक ले आए, लेविएथन तक ले आए, या जो मॉडर्न में हेंस जे मॉर्गन थॉ है हमारे पास, उनकी बात हम कर लें, तो ये कहते हैं कि अनार्की एग्जिस्ट करती है। ह्यूमन नेचर क्या है हमारे पास, सेल्फिश है, अनार्की एग्जिस्ट करती है, स्टेट मैक्सिमाइज करते हैं अपनी पावर को, स्टेट के लिए सबसे बड़ी जो है वो स्टेट सॉवरेनिटी मैटर करती है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज को सिक्योर करना वो मैटर करती है, स्टेट दूसरी स्टेट को एज एनिमीज ट्रीट करती है और अपनी पावर को मैक्सिमाइज करती है। ये स्वीपिंग स्टेटमेंट्स हैं, ये जनरल बिलीफ्स हैं आईआर के। कंस्ट्रक्टिविज्म हमें ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्टिव रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती,
ये हम आगे भी जाकर डिस्कस करेंगे कि एनार्की क्या होती है। एनार्की एग्जिस्ट नहीं करती, एनार्की आपकी अपनी परसेप्शन है कि एनार्की क्या है। सो द फोकस ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म इज ऑन ह्यूमन अवेयरनेस। ह्यूमंस का क्या रोल है, ह्यूमन कैसे इनपुट देते हैं आईआर में, खासतौर पे जो लीडर्स हैं वो कैसे इंटरप्रेट करते हैं इवेंट्स को, और वो जो डिसीजंस लेते हैं उनकी जो रैशनल होती है, उनका जो इनपुट होता है वो डिफाइन करते हैं ग्लोबल सिस्टम को, रीजनल सिस्टम को। उनके इनपुट के थ्रू होती है ग्लोबल जो सिस्टम है वो डिफाइन नहीं करता है ह्यूमन लीडर्स को। और कॉन्शियसनेस एंड इट्स प्लेस इन दी वर्ल्ड अफेयर्स। द इंटरनेशनल सिस्टम इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई आइडियाज नॉट बाई मटेरियल फोर्सेस। जो सिस्टम है वो आइडियाज़ पे काम करता है। ऐसा नहीं है कि एक सिस्टम है, आपने आना है इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो फॉर एग्जांपल आप एक कंट्री के हेड हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने, अगर आप चाइना के लीडर हैं तो आपने यूएस को हेट ही करना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर कोई लीडर डिफरेंट आ जाता है तो वो क्या कहते हैं, चाइना का लीडर डिफरेंट आ जाता है, वो यूएस के साथ अच्छी पॉलिसी बना सकता है। फॉर एग्जांपल यूएस का कोई लीडर आ जाता है डेमोक्रेट में से, रिपब्लिकन में से, कोई एक ऐसा लीडर इमर्ज हो जाता है जो कहता है कि हमने चाइना के साथ कंपटीशन ही है, पार्टनरशिप करनी है। तो देन अगेन जो एक प्रीमाइस है रियलिस्ट थ्योरिस्ट का कि एनार्की एग्जिस्ट करती है, चाइना का राइज हो रहा है, आपने उसे काउंटर करना है, वो आप उसे जो एनार्की ऑफ फ्रेंड्स हैं और एनार्की ऑफ एनिमीज है वो डिफरेंट होती है, वो हम आगे भी देखेंगे। तो इसमें वो यही बात कर रहे हैं कि जो आइडियाज़ हैं उन पे सारी बातें होती हैं। अनार्की इज़ व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट, ये सेंट्रल थीम है कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरीज का, कि अनार्की वही है जो स्टेट उसको परसीव करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान और इंडिया की हम बात करें, एग्जाम्पल्स मैं इसलिए साथ साथ कोट कर दूँगा, आप अगर एग्जाम्पल्स भी कोट कर सकते हैं। पाकिस्तान इंडिया की अगर हम बात करें तो अगर आपके लीडर कहते हैं जी इंडिया के साथ हमने राइवलरी करनी है, तो अनार्किक वर्ल्ड ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपके पास ऐसी इश्यूज हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आप उनके साथ राइवलरी कर सकते हैं। देन अगेन कि ऐसे लीडर्स आपके पास आ जाते हैं पाकिस्तान का या इंडिया का, ऐसे लीडर आ जाते हैं जो कह रहे हैं कि हम अपने इश्यूज़ को असाइड करके हम सीबीएम्स करते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करते हैं, ट्रेड स्टार्ट करते थे। देन अगेन क्या हो गया, अनार्की तो नहीं रही, फिर सेल्फिश नेचर तो नहीं रही, कंपटीशन तो नहीं रहा। तो अनार्की इज़ व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट, जो स्टेट्स समझती हैं, स्टेट्स के जो डिसीजंस होते हैं, स्टेट्स के जो आइडियाज़ होते हैं, स्टेट्स के जो बिलीव्स होते हैं, वो डिफाइन करते हैं कि किस तरह का सिस्टम आपने करना है, ना कि सिस्टम डिफाइन करता है कि किस तरह स्टेट्स ने डिसीजन मेकिंग करनी है या आइडियाज़ करने हैं। तो ये आपको डेफिनेटली एक बड़ा रियल डिफरेंस नज़र आ रहा होगा बिटवीन रियलिज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म। World politics can be understood by subjective human actions and social constructions of human life. ह्यूमन एक्शन जो सब्जेक्टिव होते हैं, देन अगेन ऑब्जेक्टिव नहीं होते, कि एक खास सिचुएशन में ह्यूमंस ने ऐसे ही जो है डिसीजन मेकिंग करनी है, ऐसे ही एक्शन लेने हैं, ऐसा नहीं होता। ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं होती, ह्यूमन एक्शन सब्जेक्टिव होती है। ह्यूमन नेचर पर डिपेंड करता है, ह्यूमन की कैपेबिलिटीज़ पे डिपेंड करता है, उसके पास्ट एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, लीडर्स की ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है, लीडर्स की एफिलिएशन पे डिपेंड करता है, आइडियाज़ पे डिपेंड करता है, लीडर्स किस तरह वर्ल्ड ऑर्डर को परसीव करते हैं, लीडर्स की अप्रोच क्या है, क्या वो लिबरल है, क्या वो कंजर्वेटिव है, क्या वो कैपिटलिस्ट को सपोर्ट करते हैं, सोशलिज्म को सपोर्ट करते हैं, क्या वो हमारे पास ज़्यादा रिलीजियस है या हमारे पास सेकुलर है। तो देन अगेन जो ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन एक्शन है सब्जेक्टिव, वो डिफाइन कर रहे हैं कि किस तरह वर्ल्ड पॉलिटिक्स को हम देखेंगे। रिलेशन आर शेप्ड, वही बात है, आइडियाज़, थॉट्स एंड बिलीफ सिस्टम, इससे क्या हो रहा है, रिलेशन को हम शेप कर रहे हैं। तो अगर हम इसका कंपैरिजन करें, हम वही बातें रिपीट करेंगे जो सेंट्रल प्रीमाइज है। सबसे पहले क्या है, नेचर ऑफ अनार्की। तो अनार्की ऑफ फ्रेंड्स वर्सेस अनार्की ऑफ एनिमीज, कि जो फ्रेंड्स की अनार्की है वो डिफरेंट होगी अनार्की ऑफ एनिमीज के। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल हम कोट करते हैं कि हमारे पास क्या है कि यूएस की अनार्की है। फॉर एग्जाम्पल यूनिपोलर वर्ल्ड है, आप कह रहे हैं अभी भी यूनिपोलर है या न्यू यूनिपोलर है, थोड़ा सा ट्रांजिट में हो रहा है, बाईपोलरिटी में आप नहीं गए, यूएस की हेजेमोनी स्टिल है। तो यूएस की जो अनार्की है, यूके उसको डिफरेंट तरीके से परसीव करते हैं, और चाइना जो है और रशिया जो है वो डिफरेंट तरीके से परसीव करता है। आप इसे ईयू भी कह सकते हैं, आप यहाँ पे इंडिया भी लेके आ सकते हैं। तो अनार्की ऑफ फ्रेंड्स, ये जो फ्रेंड्स हैं इनकी अनार्की, अनार्की ऑफ एनिमीज, इसकी अनार्की से डिफरेंट है। अनार्की तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन क्या उस अनार्किक वर्ल्ड ऑर्डर में आपके जो टॉप पे है, जो वर्ल्ड ऑर्डर में जो एग्जिस्ट कर रहा है, जो सुपर पावर है, क्या वो आपकी फ्रेंड है या आपकी एनिमी है? तो वो आपके स्टेट रिलेशनशिप को डिफाइन करेगी।
ना कि अनार्की इटसेल्फ डिफाइन करेगी। फिर इसमें जो दूसरा इशू ये आता है, हम बात करते हैं बाउंडेड रैशनैलिटी की और कॉग्निटिव डिसोनेंस की। क्या होता है इसमें कि जो लीडर्स हैं वो जो डिसीजन लेते हैं उनकी रैशनैलिटी लिमिटेड होती है। रैशनल डिसीजन मेकिंग RM जिसे हम कहते हैं रैशनल एक्टर मॉडल, या रैशनल डिसीजन मेकिंग का जो मॉडल है फॉरेन पॉलिसी में यूज़ होता है या पॉलिसी में यूज़ होता है, जिसके थ्रू मोस्टली डिसीजंस लिए जाते हैं। अब उसमें अगर इन्फॉर्मेशन का मसला आ गया तो जो आपका डिसीजन है वो डिफरेंट हो जाएगा। अगर उसमें जो ह्यूमन इनपुट है, ब्यूरोक्रेटिक इनपुट है, अगर उसका इशू आ गया तो आपका डिसीजन डिफरेंट हो जाएगा। देन अगेन जो ह्यूमन का इनपुट है, ह्यूमन की जो नेचर है वो डिफाइन कर रही है, ह्यूमन के जो आइडियाज़ हैं, जो थीम्स हैं वो डिफाइन कर रहे हैं डिसीजन किस तरह का होगा, ना कि एनार्किक वर्ड ऑर्डर। कॉग्निटिव डिसोनेंस, ये हम जो कोल्ड वार थी उसमें ये काफ़ी फेमस था। उसमें हम कहते थे कि अनएबिलिटी या इनएबिलिटी टू टेक डिसीजन, ठीक है, डिसीजन नहीं था लिया जाता। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास JFK थे उनके बारे में भी कहा जाता है, और उसके बाद जो हमारे पास जिमी कार्टर थे उनके बारे में भी कहा जाता है कि अगर उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती थी तो वो कंफ्यूज होते थे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन की जो रिलायबिलिटी थी वो डिफ़िकल्ट होती थी, जो दूसरी स्टेट है उसके क्या मोटिव्स हैं वो डिफ़िकल्ट होते थे अंडरस्टैंड करना। तो कोग्निटिव डिसोनेंस एक होती थी, इनएबिलिटी टू टेक डिसीजंस वो एग्जिस्ट करती है। तो ये भी ह्यूमन इनपुट है डिसीजन मेकिंग में, ये भी ह्यूमन इनपुट है डिसीजन मेकिंग। ह्यूमन कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है, ह्यूमन आइडियाज़ पे डिपेंड करता है, ह्यूमन सब्जेक्टिव नेचर पे डिपेंड करता है। तो अनार्किक जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो डिक्टेट नहीं कर रहा ह्यूमन एक्शंस को, बल्कि ह्यूमन एक्शंस डिफाइन कर रहे हैं कि अनार्की किस तरह की होगी। तो एक ये डिफरेंस आप इसमें कर सकते हैं। देन अगेन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डिस्टिंक्शन है कि रियलिज्म ये कहता है कि एक ऑब्जेक्टिव एक्सटर्नल रियलिटी है, ऑब्जेक्टिव एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं, स्टेट्स दूसरी स्टेट्स के अगेंस्ट अपनी पावर को मैक्सिमाइज करते हैं, जो मोटिव्स हैं वो क्लियर नहीं होते, ईगोइज्म होता है, सेल्फिशनेस होती है, ह्यूमन बाय नेचर जो है वो सेल्फिश हैं, अपनी पावर को मैक्सिमाइज करना होता है, दूसरे को मिनिमाइज करना होता है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव एक्सटर्नल रियलिटी जो है वो रियलिस्ट जो थ्योरिस्ट हैं वो हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। जब हम सब्जेक्टिव नेचर में देखें तो ये जो कंस्ट्रक्टिविज्म है तो सब्जेक्टिव नेचर क्या है कि ऐसा नहीं है कि इस तरह ही है कि स्टेट्स के आपस में कोऑपरेशन ही हो सकती, स्टेट इगोइज्म रखती हैं, या स्टेट के जो इंटेंशंस हैं वो हमेशा यही होंगी कि हमने मिलिट्राइज करना है, पावर को इन्हांस करना है, कंपटीशन में जाना है। फॉर एग्जांपल आप इसमें देन अगेन यूएस और चाइना की एग्जांपल ले सकते हैं कि इवन दो आप कंटेनमेंट पॉलिसी देखें यूएस की, वो चाइना के खिलाफ है, लेकिन चाइना का सबसे बड़ा, यूएस का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? देन अगेन चाइना। आप इंडिया की एग्जांपल ले सकते हैं, इंडिया और चाइना की आपस में राइवलरी है, लेकिन देन अगेन इनकी $200 बिलियन से ज़्यादा की ट्रेड है आपस में। तो देन अगेन ऑब्जेक्टिव रियलिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही, सब्जेक्टिव रियलिटी है, आप किस तरह उसको परसीव करते हैं, क्या आपकी अप्रोच होती है, क्या आप कंपटीशन की तरफ जा रहे हैं, क्या आप कोऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं, ये क्या आप कंपटीशन और कोऑपरेशन को साथ लेके जा रहे हैं। तो सब्जेक्टिव है, कोई भी चीज़ ऑब्जेक्टिव नहीं है। एंड देन वैल्यू एडिड सोशल साइंस, रियलिस्ट जो थ्योरिस्ट हैं हमारे पास वो ये कहते हैं कि वैल्यू फ्री सोशल सिस्टम है IR, इसमें ह्यूमन वैल्यूज़, ह्यूमन आइडियाज़, ह्यूमन इनपुट इसका कोई रोल नहीं है। जबकि कंस्ट्रक्टिविज्म और हमारे पास क्रिटिकल थ्योरी, फेमिनिस्ट थ्योरीज और जितनी पोस्ट पॉजिटिविज्म की थ्योरीज हैं वो ये कहती है कि वैल्यू एडिड सोशल साइंस है। हमारे पास ह्यूमन इनपुट डिपेंड करता है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस से हमने ऊपर डिस्कस किया वो डिपेंड करती है, बिलीव डिपेंड करते हैं, वैल्यूज डिपेंड करती हैं। इडियोसिंक्रेसी होती है किसी भी जो लीडर है उसका रोल जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जाम्पल हम यूसी अगर एग्जाम्पल हैं तो एक तरफ हमारे पास थे JFK, जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने हॉटलाइन जो थी वो इस्टेब्लिश की विद रशिया इन द कोल्ड वार। और दूसरी तरफ अगर हम देखें हमारे पास जब रेगन आया तो उन्होंने क्या किया, इवल एम्पायर कह दिया सोवियत यूनियन को, रशिया नहीं सॉरी USSR था। जानेंगे ह्यूमन इनपुट, ह्यूमन जो है एफिलिएशंस, बिलीफ, वैल्यूज वो डिपेंड करती हैं। इडियोसिंक्रेसी में आप कह सकते हैं कि जो लीडर्स की इंडिपेंडेंट पॉलिसीज होती है, फॉरेन पॉलिसी खास पे पाकिस्तान में इसकी एग्जांपल हम एक देते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, कि उनकी जो पॉलिसी थी वो इडियोसिंक्रेसी थी। तो इस तरह हम जो कंस्ट्रक्टिविज्म था पहले उसके प्रिंसिपल्स बता सकते हैं और फिर उसका
दो 3 पॉइंट्स पे, मैंने 3 पॉइंट्स पे कि आप इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेसिक पॉइंट्स हैं वो यही 3 पॉइंट्स हैं जो रियलिज्म और आपके पास जो कंस्ट्रक्टिविज्म है उसमें डिफ्रेंशिएट करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, और उसके साथ साथ आप जितनी एग्जांपल्स हैं वो कोट करके एक बड़ा अच्छे तरीके से कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन होता है वो तैयार हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें तो व्हाट आर द बेस्ट पॉलिसी ऑप्शंस टू डील विद एसिमेट्रिक वॉरफेयर। देन अगेन सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने इसमें क्या करेंगे, हम एसिमेट्रिक वॉरफेयर को हम डिफाइन कर देंगे कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर होती क्या। तो प्रीवियसली एसिमेट्रिक वॉरफेयर यही था कि जिसमें एक तो कन्वेंशनल नहीं होती, अनकन्वेंशनल होती है। सबसे पहले हमारा ये बिलीव था कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर जो है वो अनकन्वेंशनल होती है, और फिर उसके बाद क्या है कि हमारे पास जो एक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं वो नॉन स्टेट होते हैं। लेकिन अगर हम अभी आईआर की जो इमर्जिंग डोमेन है 2016 के बाद 2015 के बाद, जिसमें हमारे पास जो न्यू कंसेप्ट ऐड हुए हैं, जिसमें हम हाइब्रिड वारफेयर कहते हैं, फिफ्थ जनरेशन वारफेयर कहते हैं, साइकोलॉजिकल वारफेयर कहते हैं, तो ये सारे जो हैं क्या है एसिमेट्रिक वारफेयर के एम्बियट में आते हैं, जिसमें हमारे पास जो एक्टर्स हैं वो नॉन स्टेट के साथ साथ स्टेट भी हो सकते हैं। हमारे पास जो मेथड्स हैं वो अनकन्वेंशनल के साथ साथ कन्वेंशनल भी हो सकते हैं। तो इसका जो रोल है, इसका जो एम्बियंट है, इसका जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है एसिमेट्रिक वारफेयर का, वो बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल मॉडल भी इसमें ऐड हो गए हैं। यही था प्रीवियसली, यही अंडरस्टैंड किया रहता था कि कैपेबिलिटीज़ का इशू भी आ रहा था। एसिमेट्रिक ये कहते थे कैपेबिलिटीज़ इक्वल नहीं होती और इंटेंशंस भी क्लियर नहीं होती। अगेन यही जो सारी चीज़ें हैं वो हमारे पास गुरिल्ला वारफेयर में भी आती हैं, जो वार ऑन टेरर यूएस ने की है, जो ब्रॉडली आप टेररिज्म के अगेंस्ट वार कह सकते हैं, वो भी इसी के एम्बियट में आती है। हाइब्रिड वारफेयर, साइकोलॉजिकल वारफेयर, फिफ्थ जनरेशन वारफेयर, तो ये सारे जो हैं सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि एसिमेट्रिक वारफेयर है क्या, उसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स आते हैं, क्या क्या एस्पेक्ट्स कवर होते हैं, खासतौर पे इन मॉडर्न टाइम्स एसिमेट्रिक वारफेयर की जो डोमेन है वो क्या क्या चीज़ें कवर कर सकती है। देन पाकिस्तान के पास पॉलिसी ऑप्शंस क्या हैं, पाकिस्तान के पास या ओवरऑल किसी भी कंट्री के पास एसिमेट्रिक वारफेयर से रिलेट करने के लिए, एसिमेट्रिक वारफेयर को काउंटर करने के लिए हमारे पास पॉलिसी ऑप्शन क्या हैं। तो सबसे पहले उसमें 2 3 4 हो सकते हैं। सबसे पहले स्ट्रेटजिक डोमेन में, मिलिट्री के डोमेन में, डिफेंस के डोमेन में हमारे पास क्या है कि सबसे पहले तो आपने अपनी कैपेबिलिटीज़ बिल्डिंग करनी। कैपेबिलिटीज़ में क्या आ रहेगा कि आपकी स्ट्रेटजिक मिलिट्री की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, आपकी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, आपकी इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। क्योंकि जो एसिमेट्रिक अटैक है फिफ्थ जनरेशन वारफेयर में, हाइब्रिड वारफेयर में और एसिमेट्रिक वारफेयर में, चाहे वो टेररिज्म का है चाहे वो दूसरा है, उसका जो एम्बियंट है वो ह्यूमन से निकल के सोशल डोमेन में चले गए, सोशल से निकल के सोशल मीडिया के डोमेन में चले गए। तो आपको जो अपनी स्ट्रेटजीज डेवलप करनी है, आपको जो अपनी कैपेबिलिटीज़ डेवलप करनी है, हर एक डोमेन से रिलेटेड करनी है। तो मिलिट्री डोमेन में आपके पास, जिसे हम कहते हैं कि क्या आपके पास कैपेबिलिटीज़ है, इसमें एक हमारे पास होती है सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी हम कहते हैं, जो न्यूक्लियर वार से रिलेट करती है। फिर मिलिट्री की डोमेन में ही हमारे पास आ जाती है जो मॉडर्न वेपनरी है, क्या उसको काउंटर करने के लिए। टेक्नोलॉजिकल डोमेन में जो हमारे पास है वो साइबर सिक्योरिटी आ जाती है। इंस्टीट्यूशनल डोमेन में मतलब आपके पास जो एफिशिएंट आईटी सेल है कि जो साइबर सिक्योरिटी और इनके इश्यूज़ को डील कर सके। तो आपने अपनी कैपेसिटीज़, अपनी कैपेबिलिटीज़ बिल्ड करनी है सबसे पहले एसिमेट्रिक वारफेयर को डील करने के लिए। देखना है कि पहले उसका एम्बियंट का, उसका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का, किन किन एरियाज़ को टारगेट करिए और उनके एरियाज़ के अगेंस्ट कैपेबिलिटीज़ बिल्ड करनी होती हैं। और जो दूसरा सबसे मेन काम है, आपने अपनी कैपेबिलिटीज़ को लिंक करना है डेटरेंस से। कि डेटरेंस हमारे पास जो एक थ्योरी है आईआर की, वो ये कहते हैं प्री एम्प्टिव सेल्फ डिफेंस भी उसके एम्बियंट में आ जाता है, प्री एम्प्टिव स्ट्राइक भी आ जाती है कि परसुएड एन एनिमी टू डू व्हाट इट अदरवाइज वुड नॉट डू, कि आपने उनके पास डेटरेंस करनी है। तो जो 3 C's हैं, सबसे पहले आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए, देन क्रेडिबिलिटी, एंड थर्डली कम्युनिकेशन।
सबसे पहले आप अपनी कैपेबिलिटीज़ डेवलप करेंगे, फिर उन जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए कि आया कि इनके पास वाकई कैपेबिलिटीज़ हैं या नहीं है, कि क्रेडिबल हैं या नहीं है। और दैन अगेन आपके पास क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए, एनिमी को क्लियर कम्युनिकेशन। आपके जो एनिमीज़ हैं जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर में इंगेज हैं, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे वो यूएस है, चाहे वो चाइना है, चाहे वो रशिया है, चाहे वो ईयू है, कोई भी है, आपकी कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए। अगर आप हम पे अटैक करेंगे तो हम ये भी कर सकते हैं, तो हमारे पास ये कैपेबिलिटीज़ हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी है और ये हम कर सकते हैं। तो उसको आप रिलेट कर दोगे किसके साथ, डेटरेंस के साथ। देन अगेन डेटरेंस में भी दो तरह की होती है, आप ऑफेंसिव स्ट्राइक भी कर सकते हैं और आप डिफेंसिव भी कर सकते हैं कि अगर आपका अटैक हो जाए तो आप उसको डिफेंड करने की आपके पास कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। और ऑफेंसिव ये है कि अगर जिसे आप प्रीएम्पशन भी कहते हैं कि आपको पता हो कि अटैक होना है, तो आप पहले ही एक स्ट्राइक करके उसको वार्न कर देते हैं या ऑफेंसिव के डोमेन में जाके उसको डेटर कर देते हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रेटजी पॉलिसी ऑप्शन है। पॉलिटिकल डोमेन में अगर हम देखें तो सबसे पहले तो ये है कि आपकी जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हैं वो स्टेबल होने चाहिए। अगर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ही स्टेबल नहीं है तो उसका मसला क्या होगा, हमारे पास जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन है वो इशू होगा कि अगर आपके पास इफेक्टिव पॉलिसीज़ की फॉर्मुलेशन ही नहीं है, इफेक्टिव पॉलिसीज़ ही नहीं है कि आपने इश्यूज़ के कैसे डील करने हैं। अगर अटैक हो जाए, साइबर अटैक हो जाए, टेररिस्ट अटैक हो जाए, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, सिविल वार स्टार्ट हो जाए, गुरीला वारफेयर स्टार्ट हो जाए, बॉर्डर स्ट्राइक स्टार्ट हो जाए, बॉर्डर स्क्रिम्शिश स्टार्ट हो जाए, कोई भी इशू हो जाए, अगर आपके पास क्लियर पॉलिसी गाइडलाइंस ही नहीं है तो आप उसको कैसे डील करोगे। तो जैसे पाकिस्तान के बड़ा अच्छा है डॉक्यूमेंट, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, आई होप देयर विल बी मैनी मोर, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है 2022 से 2026 तक है आई गेस। तो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो डॉक्यूमेंट है वो डिटेल में बताता है कि किस क्या क्या पॉलिसी ऑप्शंस हैं, क्या क्या पाकिस्तान की सिक्योरिटी की प्रेफरेंसेस हैं, कैसे पाकिस्तान उनसे डील करेगा। तो पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल स्टेबल सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक डोमेन इसलिए ज़रूरी है, इकोनॉमिक वारफेयर जो आपके पास है वो देन अगेन फिफ्थ जनरेशन वारफेयर, हाइब्रिड वारफेयर और एसिमेट्रिक वारफेयर का सबब बन सकता है और उसका एक पार्ट है। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, आपकी इकोनॉमिक वेलबींग होनी चाहिए, आपकी डेट में नहीं होनी चाहिए। ख़ासतौर पे अगर पाकिस्तान की एग्जांपल आप ले लें तो जिस तरह आप कहते हैं कि बैंकक्रप्ट इकोनॉमी है वो नहीं होनी चाहिए, जो बजट डेफिसिट्स होते हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो आप डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए दूसरी कंट्रीज़ पे, आपकी इकोनॉमी इतनी स्टेबल होनी चाहिए थी आप इकोनॉमिक वारफेयर को खुद डेटर कर सकें। सोशल डोमेन में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब जो अटैक होते हैं, साइबर अटैक्स होते हैं या आपके पास जो फिफ्थ जनरेशन वारफेयर में अटैक होते हैं, उसका जो टारगेट है वो आर्मीज की बजाय आर्मी से शिफ्ट होकर किस पे चले गए, जनरल पीपल पे। आप थोड़ी देर के लिए देखते हैं ट्विटर पे एक ट्रेंड चलता है, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, जिसमें वो टारगेट करते हैं, आर्मी को टारगेट करते हैं, किसी गवर्नमेंट को टारगेट करते हैं, किसी एक इंस्टीट्यूशन को टारगेट करते हैं, कभी फोर्स कन्वर्जन को टारगेट करते हैं, किसी भी एक चीज़ को टारगेट करते हैं। ट्रेंड चलता है, ट्रेंड गायब हो रहे थे। बाद में हमें पता लगता है कि वो तो इंडिया से ऑपरेट हो रहा था, वो तो बाहर से ट्वीट्स कर रहे थे। तो उसका मकसद क्या है, क्या वो आर्मी को टारगेट करना है? नहीं, क्या वो एक जनरल पीपल है, पॉपुलस है हमारी, उसको टारगेट करना है, उसकी जो डिसीजन मेकिंग है, उसकी जो थिंकिंग एबिलिटीज है उसको इन्फ्लुएंस करना है। तो ये हमारे पास साइकोलॉजिकल वारफेयर भी साथ साथ चल रही है। तो उसके लिए हमें क्या है, अवेयरनेस कैंपेन चलाने की ज़रूरत है, लोगों को बताने की ज़रूरत है कि क्या डिफरेंस होता है फेक न्यूज़ में और एक्चुअल न्यूज़ में। कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो ट्रेंड्स हैं उनका आपने हिस्सा नहीं बनना, और कैसे आप इन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो इस तरह की चीज़ों को प्रोपागेट करते हैं। तो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था एसिमेट्रिक वारफेयर का, उसमें लिखने के लिए बहुत कुछ था, बहुत ज़्यादा मटेरियल था, और अगर हमें अटैम्प्ट किया है तो आई होप अच्छा ही हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ माई फेवरेट्स, बल्कि अगले दोनों क्वेश्चन माई फेवरेट्स है। द रोल ऑफ IMF इन डेवलपिंग कंट्रीज, कंटेस्टेड इशू है द रोल ऑफ IMF। क्यों? एकेडमिक रिसर्च में पॉजिटिव्स भी बताने हैं, नेगेटिव भी बताने हैं। सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि कंटेस्टेड इशू क्यों है। तो अगर कंटेस्टेड इशू की हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो डेट ट्रैप है, IMF का रोल। और फिर जो है IMF जो है हमारे पास एजेंडा सेटिंग करती है। डेट ट्रैप क्या है कि एक स्टडी थी, आई होप हार्वर्ड की या लिक्वान यूनिवर्सिटी की थी या हार्वर्ड की। उसमें वो जो ऑथर्स थे दो, वो 1956 से लेके 1996 जो 40 ईयर्स है उसमें IMF का डाटा जो है वो एनालिसिस करते हैं कि IMF ने किन कंट्रीज़ को रिलीफ प्रोवाइड किया और क्या है। तो टोटल तकरीबन हमारे पास 48 कंट्रीज़ थी। जब उन्होंने एनालिसिस किया तो उन्होंने देखा कि 37 कंट्रीज़ जो थी वो आलमोस्ट सेम थी, IMF से
जो थे वो बजट डेफिसिट की आईएमएफ से एड लेने के बाद भी सेम थी, इकोनॉमिक कंडीशन सेम थी। जो तकरीबन आपके पास 9 कंट्रीज थी वो हमारे पास क्या थी, वर्स देन बिफोर, पहले से भी उनकी हालत ख़राब थी। और हमारे पास हार्डली जो 2 से 3 कंट्रीज थी वो क्या थी, जिन्होंने बेटर इम्प्रूवमेंट शो की थी। उन्हीं में से एक सिंगापुर और दूसरी कंट्रीज भी एशियन टाइगर्स जिन्हें हम कहते हैं। तो आईएमएफ का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा कंटेस्टेड है। क्यों कंटेस्टेड है? क्यों? आईएमएफ का जो प्रोग्राम्स हैं जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे फेमस क्या है, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, जिसको आप सैप भी कहते हैं। उसके जो इश्यूज़ हैं कि वो वन फिट मॉडल है फॉर ऑल। हर कंट्री को आईएमएफ एक ही मॉडल पे क्या है बताता है कि ऑस्टेरिटी मेजर्स करें, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करें, टैक्सेस को इंक्रीज़ करें, आपके पास जो सब्सिडीज है उसको रिड्यूस करें। तो एक बड़ा सेट पैरामीटर्स है जिनको आईएमएफ डिफाइन करता है। और हर कंट्री का सिनेरियो डिफरेंट है, हर कंट्री की लोकेशन डिफरेंट है, उसकी पॉपुलेशन डिफरेंट है, उसकी रिसोर्सेज डिफरेंट है, तो एडजस्ट करने में इशू आता है। तो इससे होता क्या है कि जब कंट्रीज आईएमएफ के पास लोन लेने जाती हैं तो एक तो वो हैमस्टर व्हील है, साइकिल है, रेड साइकिल है, वो स्टार्ट हो जाता है कि डेट ट्रैप एक ऐसा है कि आप उससे निकल नहीं सकते, बहुत मुश्किल होता है उससे निकलना। तो ये तो सबसे बड़ा इशू ये है। सॉरी। सेकंड जो इशू है वो है एजेंडा सेटिंग, कि जब आप आईएमएफ के पास जाते हो और फिर जब आप उनसे निगोशिएशन करते हो, जब आप आईएमएफ से निगोशिएशन करते हो कि हमें इस तरह की डील चाहिए, हमें इतने पैसे चाहिए बजट डेफिसिट को कवर करने के लिए, तो आईएमएफ आपको सर्टेन टारगेट्स देता है। आपकी जो डिसीजन मेकिंग है, जो एजेंडा सेटिंग है, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड हो, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे वो लीगल डोमेन में हो, चाहे वो इकोनॉमिक डोमेन में हो, तो आईएमएफ उसको इन्फ्लुएंस करता है। तो ये जो कंटेस्टेड व्यूज़ हैं वो है आईएमएफ के बारे में। इसके कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं फॉर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान या डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। पॉजिटिव्स क्या है कि आईएमएफ जो प्रोग्राम आपको देता है वो आपको मच नीडेड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, आपकी जो कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें हम क्या सकते हैं, टैक्सेशन आ सकती है कि टैक्सेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, सब्सिडीज़ का सिस्टम कैसा होना चाहिए, टारगेटेड सब्सिडीज़ होनी चाहिए। उसके बाद ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं, कहाँ से आपने अपने जो है एक्सपेंडिचर जो हैं उनको आपने रिड्यूस करना है और आपका जो रेवेन्यू है उसको आपने इंक्रीज़ करना है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। मैनेजिंग बजटरी डेफिसिट्स, जो बजट में आपके पास डेफिसिट आ जाता है, जो आपके रेवेन्यूज़ में और एक्सपेंडिचर में फ़र्क आ जाता है, वो फिर आईएमएफ आपको प्रोवाइड करती है। और उससे क्या है, आपकी जो पूरा फाइनेंस बिल है, जो पूरा बजट है, जो पूरे साल की वर्किंग है, जो मशीनरी है, वो उससे रन होती है। तो एक आपके पास एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको हेल्प करती है बजट डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए। लीगल रिफॉर्म्स, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड हो, एफएटीएफ के थ्रू भी हो सकती हैं, आईएमएफ के थ्रू भी हो सकती हैं, ये देन अगेन टैक्सेशन की आ जाती हैं, दूसरी आ जाती हैं। तो असम्बली से पास करवा के जो हमारे पास जो लीगल रिफॉर्म्स हैं उसमें भी हेल्प करती है आईएमएफ। कंपेटिटिव इंटरनेशनल मार्केट्स, अगर हम अब आईएमएफ की जो प्रोग्राम्स हैं उसको अडॉप्ट करते हैं और जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आते हैं, तो उससे क्या होता है, जो हमारी मार्केट है, जो हमारी इकॉनमी है, वो इंटरनेशनल जो बायर्स हैं, इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ओपन हो जाती है और इंटरनेशनल कंपेटिटिव इंटरनेशनल मार्केट बन जाती है। हमारी जो इकॉनमी है, आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं और इसमें आपके पास एफडीआईज भी आना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है आईएमएफ का। अगर हम नेगेटिव्स की बात करें तो सबसे पहले तो हमारे पास जो है वो है डिपेंडेंस और कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, की दोनों चीज़ है, जिसमें ये है कि आप आईएमएफ पे डिपेंडेंट हो जाते हो। कि आईएमएफ ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा दे दिया और आपका बजट डेफिसिट खत्म हो गया और आप ट्रैप से निकल गए। आप में एक डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है और कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस हो जाती है, जिसमें रिलेशनशिप है कि वो दोनों की तरफ से गवर्न होगा। ये डिपेंडेंस और इंटरडिपेंडेंस चीज़ है, आप उसको इसके एम्बियट में भी ला सकते हैं। अंडरमाइनिंग स्टेट सॉवरेनिटी, जैसे हमने ऊपर बात की कि हमारे पास क्या होता है, जो डिसीजन मेकिंग है आईएमएफ उसको इन्फ्लुएंस करता है, एजेंडा सेटिंग को इन्फ्लुएंस करता है। तो उससे क्या होता है कि आपके पास स्टेट सॉवरेनिटी जो होती है वो अंडरमाइन हो जाती है। डिस्क्रिमिनेटरी लीगलिज्म, लीगलिज्म ये है डिस्क्रिमिनेटरी हो जाता है, सर्टन एलीट जो है वो उसको फेवर करता है, जबकि जनरल जो पॉपुलेशन है उसके लिए जो लॉज होते हैं वो फेवरेबल नहीं होते। फॉर एग्जांपल आईएमएफ अगर आपको कहता है कि आपने रेवेन्यू जनरेट करने हैं तो आप क्या करते हैं, टैक्स इंक्रीज करते हैं। तो टैक्स इंक्रीज क्या करते हैं कि भाई आप इंडस्ट्रीज़ को तो आप फेवर्स दे देते हैं, इंडस्ट्रीज़ को तो आप बजट टैक्स रिलीफ भी दे देते हैं। उसके बाद जो टैरिफ है, जो पावर सेक्टर है उसको भी आप रिलीफ दे देते हैं।
लेकिन जो पॉपुलेशन है, जो टैक्सेशन है, उसका जो बर्डन अल्टीमेटली किस पे जाता है, पॉपुलेशन भी। और देन अगेन सर्टन जो एंटरप्राइजेज हैं, चाहे वो मल्टीनेशनल हैं चाहे वो लोकल हैं, जो अलीट की हैं उनके लिए लीगलिज्म और है, उनके लिए लॉज थोड़े और होते हैं। जो लोकल हैं आम पॉपुलेशन के लिए, उनके लिए लॉज थोड़े होते हैं। अस वर्सेस देम डेब्ट ट्रैप एक आईएमएफ क्रिएट कर देती है, जिसमें जो डिपेंडेंट कंट्रीज है जो वो क्या है उस ट्रैप में जो आ जाती हैं, वो आईएमएफ पे हमेशा के लिए डिपेंडेंट हो जाती हैं, उस ट्रैप से वो निकल नहीं सकती। तो एक अस वर्सेस देम, हैव्स और हैव्स नॉट, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ, वो एक सिस्टम भी हो रहा था। तो आईएमएफ एज ए इंस्ट्रूमेंट, न्यू कॉलोनियलिज्म या न्यू मर्केंटलिज्म एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आईएमएफ काम करता है और स्टेट्स को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, डू यू थिंक ग्लोबल पावर सिस्टम इज पासिंग थ्रू ए ट्रांजिशन, व्हाट आर द कंटूर्स ऑफ बिग पावर स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट। जो इसमें बात की गई ट्रांजिशन की बात की जाती है, वो हमारे पास है वर्ल्ड ऑर्डर की, तो उसको हम देखते हैं। ट्रांजिशन, सबसे पहले क्वेश्चन पूछे, डू यू थिंक ग्लोबल पावर सिस्टम इज पासिंग थ्रू, यस डेफिनेटली ग्लोबल पावर सिस्टम इज पासिंग थ्रू ट्रांजिशन। हमारे पास क्या था, अगर हम ब्रीफली इसमें ओवरव्यू दे देंगे ग्लोबल पावर सिस्टम का, तो हम कोल्ड वार से स्टार्ट कर सकते हैं कि हमारे पास जो कोल्ड वार थी उसमें हमारे पास क्या था, बड़ी अच्छी एक बाइपोलैरिटी थी बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर। कोल्ड वार का हमारे पास क्या होता है, एंड होता है 1990s में, तो हमारे पास यूनिपोलैरिटी आ रहती है जिसमें एक सिंगल हेजिमोन है यूएस। और उसके बाद हम 2019 कह सकते हैं, 2008 कुछ लोग 2008 को रिलेट करते हैं, कुछ लोग खासतौर पे कोविड को रिलेट करते हैं, तो आप 2008 भी कह सकते हैं या आप 2010 भी कह सकते हैं। इसमें हमारे पास एक शिफ्ट नज़र आती है जिसमें क्या होता है कि जिसे हम कहते हैं नियो यूनिपोलैरिटी, वो मैं आगे जाकर भी डिफाइन करूँगा। जिसमें रशिया जो है उसका रोल भी आ रहा है, चाइना जो है वो भी मर्ज कर रहा है, और यूएस का जो रोल है वो डिक्लाइन हो रहा है। तो इस तरह आप एक ब्रीफ ओवरव्यू दे सकते हैं। वर्ल्ड ऑर्डर को अगर हम देखें, डिफाइन करें, तो हम हेनरी किसिंजर के पॉइंट ऑफ व्यू, जिसकी बुक है वर्ल्ड ऑर्डर, उसके डिफाइन कर सकते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर की ट्रांजिशन, जब हम बात करते हैं ट्रांजिशन में, तो हेनरी किसिंजर ये कहते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर तब ट्रांजिशन होता है जब दो चीज़ें होती हैं, जब सिग्निफिकेंट शिफ्ट आती है बैलेंस ऑफ पावर में, ठीक है, वो शिफ्ट आती है, जैसे सिग्निफिकेंट शिफ्ट आई का बैलेंस ऑफ पावर में, जब जो चाइना ने यूएस की जो इकोनॉमी थी, जो जीडीपी थी, उसको ओवरटेक किया और चाइना नंबर 1 कंट्री बन गया इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी या परचेजिंग पॉपुलैरिटी में। तो एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट आई हमारे पास बैलेंस ऑफ पावर में। दूसरी बात वो ये करते हैं कि जब लेजिटिमेसी को चैलेंज करते हैं, वर्ल्ड ऑर्डर ट्रांजिट में तब आता है, ये चेंज तब होता है जब जो वर्ल्ड ऑर्डर की लेजिटिमेसी को चैलेंज करते हैं कि यूएस अगर सिंगल हेजिमोन क्यों है, यूएस ही क्यों डिसीजन लेगा, सब मिलके क्यों नहीं डिसीजन ले सकते, चाइना का रोल क्यों नहीं हो सकता, ब्रिक्स का रोल क्यों नहीं हो सकता, रशिया का रोल क्यों नहीं हो सकता, पाकिस्तान या अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनका रोल क्यों नहीं हो सकता। तो ये दोनों फैक्टर्स जो हैं हम देख रहे हैं कि अभी भी इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। रिचर्ड हैस, हाउ वर्ल्ड ऑर्डर एंड्स, उसमें ये बात करते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर डज नॉट एंड इन अ बैंग, कोई एक बैंग नहीं होता कि एकदम आपको ब्लास्ट या कोई बैंग नजर आए कि वर्ल्ड ऑर्डर एंड हो गया, बल्कि इट्स अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, जिससे क्या होता है कि वर्ल्ड ऑर्डर स्लोली स्लोली डिके हो रहा होता है, ट्रांजिट हो रहा होता है। और अभी हम वही एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि यूएस बिल्कुल डिक्लाइन कर गया, ये चाइना बिल्कुल ऊपर आ गया, चाइना का राइज भी हो रहा है, रशिया की रिसर्जेंस भी हो रही है, यूएस का डिक्लाइन भी हो रहा है। तो इट्स अ स्लो प्रोसेस, नॉट अ बैंक। जोसेफ नाई ये कह रहे हैं कि अभी जो हमारे पास करंट वर्ल्ड ऑर्डर है वो एक न्यू यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है, जिस ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू यूनिपोलर ऑर्डर, जिसमें जो यूएस है कैन नाइदर लीड इट नॉर लीव इट, अकॉर्डिंग टू जोसेफ नाई, जिन्होंने हमारे पास सॉफ्ट पावर का जो कंसेप्ट था वो भी प्रोपोनेंट है, वो भी कॉइन किया था। तो उनके अकॉर्डिंगली जो अभी हमारे पास वर्ल्ड ऑर्डर है वो है यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, जिसमें इवन दो कि अमेरिका ही सुपर हेजिमोन है, लेकिन अमेरिका इंडिविजुअली उसको लीड भी नहीं कर रहा और उसको लीव भी नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास वर्ल्ड ऑर्डर की जो ट्रांजिशन थी उसको हम रिलेट करेंगे इसमें। देन अगेन कंटूर्स ऑफ रीअलाइनमेंट, दूसरे पार्ट में वो पूछते हैं कि रीअलाइनमेंट कहाँ पे हो रही है वर्ल्ड ऑर्डर की, ये जो ट्रांजिशन हो रही है ग्लोबल पॉलिटिकल सिस्टम की, वो कहाँ पे हो रही है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं उसमें जो साउथ चाइना सी है उसमें हम देख सकते हैं जो उसमें इनहेरेंट इश्यूज हैं, जो उसमें मेन तो पार्टी जो है वो चाइना वर्सेस यूएसए ही है। चाइना जो क्लेम करता है अपनी 9 डैश लाइन को
इसमें ताइवान का इशू हमारे पास आ जाता है, हांगकांग भी है, और इसमें आइलैंड्स हैं, मैन मेड मिलिटराइजेशन है, जबकि यूएस जो है वो ताइवान सपोर्ट एक्ट है उसको करता है, हांगकांग को सपोर्ट करते हैं, हांगकांग में डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। देन अगेन इसके अलाइंसेस हैं इंडोनेशिया के साथ, फिलीपींस, जापान और जो और कंट्रीज हैं उनके साथ। तो साउथ चाइना सी में हम एक आर्टिकल भी पढ़ते हैं कि यूएस और चाइना के दरमियान क्या हो रहा है, रिवाइवल ऑफ थ्यूसिडिड्स ट्रैप। ये एक राइजिंग पावर है जो एक एस्टैब्लिश पावर है उसको थ्रेट कर रही है। जो दूसरे नंबर पे है, सॉरी दूसरे नंबर पे हमारे पास इंडो पैसिफिक क्वेश्चन आ रहता है, जिसमें हम देखते हैं कि अभी रिसेंटली क्वाड का इवेंट हुआ है, ये Tier 2 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद हमारे पास ऑकस का भी है, यहाँ पे भी इंडिया का रोल आ रहता है, ऑस्ट्रेलिया इन्वॉल्व हो जाता है, दूसरे जो आइलैंड जो दूसरे इंडियन ओशन रीजन की कंट्रीज है वो इन्वॉल्व हो जाती है। तो ग्रेटर इंडियन ओशन में या इंडो पैसिफिक ओशन में भी हमारे पास कंट्रोल्स ऑफ रीअलाइनमेंट है। तीसरा जो अभी कंट्रोल ऑफ रीअलाइनमेंट है वो है यूक्रेन क्राइसिस, जिसमें रशिया और यूएस से जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, यूएस से डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। और फिर देन अगेन अलाइंसेस हैं हमारे पास, चाइना और ग्लोबल साउथ, जो अभी रिसेंटली यूएन की जो रेजोल्यूशन थी उसमें भी ग्लोबल साउथ ने जो सैंक्शंस थी रशिया के खिलाफ वो अप्रूव नहीं की या वोटिंग नहीं की उस पर, और यूएसए बैक्ड बाय ईयू और जो ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज़ हैं उन्होंने उसको बैक किया। तो ये जो तीन हमारे पास कंटूर्स हैं इसको हम डिटेल में डिस्कस भी कर सकते हैं, ये ईच क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम उसे स्क्वीज करके बताने हैं कि इन कंटूर्स की बेसिस पे और इसकी बेसिस पे हम देख रहे हैं ग्लोबल ऑर्डर में एक ट्रांजिशन हो रही है ग्लोबल पॉलिटिकल सिस्टम में, और हमारे पास जो ग्लोबल पॉलिटिकल सिस्टम है वो ट्रांजिशन में से गुजर के यहाँ पे जो मेजर पावर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, और यहाँ से ऐसे कंटूर्स हैं कि अगर यहाँ से एस्केलेट होता है इशू तो हमारे पास रीअलाइनमेंट हो सकती है वर्ल्ड ऑर्डर की, ग्लोबल पॉलिटिकल सिस्टम की। तो ये था हमारे पास Tier 1 का पेपर। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह Tier 2 के पेपर भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे उसमें किस तरह का पैटर्न है और उसको किस तरह हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफिज़।